Hello, Namaste, Vanakkam, and as you know, I'm your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। तो क्लास 10th का हमने सिविक्स का सोशल साइंस के सिविक्स वाला पार्ट या आप उसको पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं, जिसका पार्ट 2 यानी कि चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है संघवाद। ठीक है, उसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने संघवाद के बारे में जाना था। भारत में संघवाद किस तरीके से, संघवाद में किस तरीके से पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम उसका पार्ट 2 देखेंगे, यानी कि संघवाद वाले चैप्टर को आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो मैं बता दूं, जो भी चैनल पर नए हैं, आज चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मैं ये बता दूं आप लोगों को कि ये एक एजुकेशनल चैनल नहीं है, ये इंफॉर्मेटिव चैनल भी है। तो जो भी आपके बहन या भाई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चैनल हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वैकेंसी से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, सभी आप लोगों को प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है, तो अभी के अभी आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, अब वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो का कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि एक अच्छा एंड क्वालिटी कंटेंट सब तक पहुंच सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर। हमने चैप्टर 2 शुरू किया था, जिसका नाम है संघवाद। तो हमने पहले जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था क्या कि संघवाद क्या होता है और संघवाद की जरूरत क्या है। ठीक है, और संघवाद का हमने कंपैरिजन करके देखा था एकात्मक शासन व्यवस्था के साथ। तो संघवाद क्या होता है? संघवाद का मतलब है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, सत्ता का बंटवारा। और सत्ता का बंटवारा किस किस में? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जब हम पावर को बांट देते हैं तो उसको हम संघवाद कहते हैं। लेकिन इसका अपोजिट होती है आपकी एकात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें पावर बटी हुई नहीं होती है, जिसमें क्या होता है, एक ही जो आपकी इंस्टीट्यूशन होती है उसके हाथ में सारी पावर होती है, या फिर अलग इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी उनके पास पावर नहीं होती, वो उसके अंडर रहकर काम करते हैं, उसको एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। हमने ये देखा था। इसके बाद भारत में संघवाद में हमने देखा था कि शक्तियों को किस तरीके से संवैधानिक रूप से बांटा गया है। ठीक है, तो शक्तियों को किस तरीके से बांटा गया है? शक्तियों को 3 मुख्य सूचियों में बांटा गया है, जिसमें आपकी आ जाती है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची जिसे हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं या केंद्र सूची भी बोलते हैं, इसमें आपके क्या आ जाते हैं? इसमें सारे आपके केंद्र सरकार वाले विषय आ जाते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार वाले विषय आ जाते हैं, जिसमें लगभग कितने 100 विषय होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था जिस पर केंद्र सरकार अपनी बना सकती है रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके बाद आपकी आती है राज्य सूची। राज्य सूची की अगर हम बात करें तो राज्य सूची, जिसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, इसमें 61 विषय होते हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है। ठीक है, संवर्ती सूची ऐसी होती है जिसमें ना तो अकेले केंद्र बना सकती है, ना ही अकेले राज्य बना सकता है। इसमें दोनों मिलकर कानून बनाती है। कोई कंफ्लिक्ट होता है तो दोनों मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड बात मानी जाती है केंद्र सरकार की। ठीक है, इसके बाद कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं जो बची हुई हैं, जो किसी के भी पास नहीं थी, मतलब कुछ नए मुद्दे हैं जो संविधान बनने के बाद आए, तो उन सबको हमने केंद्र सरकार को दे दिया कि इन सब पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत में संघवाद की सफलता के कारण क्या है, यानी कि भारत में जो संघवाद है, हमने देखा किस तरीके से काम कर रहा है और वो सफल भी हुआ। तो उसके सफल होने के कारण क्या क्या है, किस वजह से भारतीय संविधान जो है वो सफल है, आज भी उतना अच्छे तरीके से, कारगर तरीके से काम कर रहा है, तो उसका रीजन क्या है? केवल संवैधानिक प्रावधान काफी नहीं है। भारत में संघवाद के सफलता के पीछे 3 मुख्य व्यवहारिक कारण हैं। ठीक है, अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने से कुछ नहीं होता, उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उनको मानना पड़ता है। ठीक है, मैंने रूल बना दिया कि भाई हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन हम फिर भी जाके वही जातिगत रूप से लोगों को देख रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं, तो फिर उस रूल एंड रेगुलेशन को बनाने से कोई फायदा हुआ नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको जब संवैधानिक प्रावधान तो किए गए, लेकिन वो प्रावधान के साथ साथ कुछ उसको मानना भी जरूरी है। तो कुछ 3 व्यवहारिक कारण क्या क्या है? पहला क्या है? भाषाई राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि हमने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों को दोबारा से बनाया, राज्यों का पुनर्गठन किया, जिसे हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 1947 के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। जब हमारा देश आजाद हुआ तो आपको पता है कि उस समय पर हमारा देश जो था वो 565 रियासतों में अराउंड बटा हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे मतलब अलग अलग भाषाओं या अलग अलग संस्कृतियों के जो थे रजवाड़े उस समय पर हुआ करते थे। ठीक है, तो सबको हमने एक साथ समाहित कर लिया, एक साथ मिला लिया। लेकिन यहाँ पर भी मतलब जो प्रॉब्लम आई वो ये थी कि सभी देशों को ऐसा लगा था कहीं भारत में रहकर या भारत में जाकर हमारी संस्कृति हमसे छीन ना ली जाए, हमारी भाषा के साथ साथ गलत ना हो, हम पे जबरदस्ती कोई भाषा थोप ही ना जाए। ठीक है, इसीलिए देश में जब जो भी राज्य हमारे साथ जुड़े थे उनको ये डर था, मतलब उनको ये कहीं ना कहीं डर था, तो उस चीज को हमने उनसे मतलब उस डर को
खत्म करने के लिए, या कहें कि उन सबको बराबरी का दर्जा देने के लिए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए, एक ठीक है, उनको ऐसा ना लगे, उन्हें ठीक फील कराने के लिए हमने क्या किया, हमने भाषा के आधार पर कुछ राज्यों का गठन किया। जैसे तमिल भाषियों के लिए हमने क्या बनाया, तमिलनाडु बनाया। मराठी बोलने वाले लोगों के लिए हमने महाराष्ट्र बनाया। ठीक है, इसके बाद शुरुआत में डर था कि इससे देश टूट जाएगा, लेकिन अनुभव ने दिखाया कि इससे देश और अधिक मजबूत और एकीकृत हुआ है। ठीक है, सबको क्या लगा था, जो शुरू में लीडर्स थे उनको ये लग रहा था कि जब अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों को बांट देंगे तो इसकी वजह से तो बहुत ज्यादा विभिन्नता आ जाएगी, सब अलग अलग राज्यों में बट जाएंगे तो देश टूट जाएगा। ठीक है, देश टूट जाएगा, सब अपनी अपनी संस्कृति को मानेंगे, भारत को कोई मानेगा नहीं। लेकिन हुआ इसका अपोजिट। ठीक है, हुआ क्या कि देश टूटने की जगह देश और ज्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि सबका भरोसा अब बन गया। पहले भरोसा नहीं था, लेकिन बाद में भरोसा बना कि भाई हाँ, हमारी संस्कृति को यहाँ पर सम्मान मिलेगा, हमारी भाषा को यहाँ पर सम्मान मिलेगा, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों का विश्वास बना और भारत आज भी इतना एकीकृत और समृद्ध देश है। ठीक है, आप देखेंगे राज्यों के अंदर भी इतनी विविधता पाई जाती है भारत में कि एक राज्य के अंदर अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे हमें लगता है कि बिहार में सिर्फ मतलब बिहारी, हम लोगों को लगता है कि बिहार में बिहारी बोली जाती है, लेकिन वहाँ पर भोजपुरी, मगधी, इसके अलावा भी काफ़ी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो मतलब अलग अलग जगह पर आप देखेंगे तो कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, कई तरह की संस्कृति वहाँ पर अपनाई जाती है, एक राज्य के अंदर भी। ठीक है, तो हमने जब भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया, ये राज्यों का पुनर्गठन किया, तो उससे राज्यों के अंदर हमारे प्रति या भारत के प्रति या भारत में रहने के लिए एक विश्वास जगह जो पहले कम था। ठीक है, जिससे देश और भी ज्यादा अधिक मजबूत हुआ। ठीक है, उसके बाद भाषा नीति हमने जो अपनाई, भाषा नीति भी पसंद आई। क्या कि भारत के संविधान में, देखो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में होता है, मतलब आप हमेशा से समझते होंगे कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है, यानी कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन ये आज तक आप भ्रम में थे। अगर आपको पता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया की कोई भी ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज नहीं है, यानी कि हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप समझते थे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो आप अभी तक गलत थे। अब आप उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए, चेंज कर लीजिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, और हिंदी क्या, कोई भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, तो भारत के संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। ठीक है, कोई भी आपसे कहे, कोई आपसे पूछे कि हमारी भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो आपको बिल्कुल भी जवाब नहीं देना, हिंदी तो बिल्कुल जवाब नहीं देना। ठीक है, मतलब हिंदी जवाब नहीं देना, उसके बाद उसको बताना कि भाई भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हो सकता है उस इंसान को भी ना पता हो, तो आप उसको बताना कि क्या है फिर हिंदी, अगर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन इसका कारण क्या था, क्योंकि 40% लोग ही जो थे वो हिंदी भाषा को बोलते थे, उसके अलावा 60% लोग अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। और सबसे ज्यादा विरोध अगर हम बात करें कहाँ पर हुआ हिंदी का, तो साउथ के जो एरियाज थे, सबसे ज्यादा विरोध साउथ के एरियाज में हिंदी का हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मातृभाषा का मतलब होता है जो जन जन की भाषा हो, जो सबको बोलनी आती हो, सबको समझ आती हो, लेकिन हमें तो हिंदी ना आती है, ना हमें समझ आती है, तो हम हिंदी को अब राष्ट्रभाषा कैसे स्वीकार कर लें। ठीक है, तो बहुत ज्यादा विरोध हुआ इस चीज का। जब संविधान बनाया जा रहा था तो बहुत बहस चर्चा इस बात पर की गई, और एट द एंड ये हल निकाला गया कि भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी। हाँ, हिंदी को 40% लोग बोलते हैं, इसीलिए हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज हमने हिंदी को बनाया। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा हमने 21 और भाषाओं को भी हमने ऑफिशियल दर्जा दिया। ऐसा नहीं कि हिंदी को हमने दिया, नहीं, इसके अलावा 21 और भाषाएं, टोटल 22 भाषाएं। जिस समय पे संविधान बना था उस समय पे 14 थी, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी 22 टोटल ऐसी भाषाएं हैं हिंदी के अलावा जिन्हें संविधान में अधिकार मतलब दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो इसीलिए हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को हमने 8वीं अनुसूची में क्या किया है, दर्ज किया है। और अब टोटल आपसे कोई पूछे तो कितनी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो वो है आपकी 22 भाषाएं। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से एक हिंदी है। ठीक है, चलो इसके बाद राज्यों के अपने आधिकारिक भाषा चुनने की छूट दी गई, और हर एक राज्य को ये दिया गया कि वो अपने ऑफिशियल लैंग्वेज खुद चूज कर सकता है। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश की साइड में आप देखेंगे जो भी ऑफिशियल नोटिस वगैरह आते हैं वो एकदम शुद्ध हिंदी में लिख के आते हैं, जो हमें भी नहीं समझ में आते। मतलब इतनी हिंदी होती है कि हम खुद इंडियन होकर और हिंदी हमारी मातृभाषा होकर हम बोलते हैं हिंदी, लेकिन हम लोग प्रॉपर हिंदी नहीं समझ सकते, क्योंकि हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, है ना तो हम प्रॉपर हिंदी बोल रहे हैं, ना ही हम प्रॉपर इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश ही बोलते हैं, तो वो हमें समझ में आती है और उसको कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना सकता है। ठीक है, तो हाँ जी, तो राज्यों को क्या दिया गया, आधिकारिक भाषा चुनने की छूट दी गई कि आप खुद चूज कर सकते हैं कि आप किस लैंग्वेज में ज्यादा
मतलब आपको कौन सी लैंग्वेज ज्यादा ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें केंद्र राज्य संबंध और गठबंधन सरकारें। केंद्र और राज्यों के बीच में क्या संबंध है और गठबंधन सरकारों का इस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, किस वजह से गठबंधन सरकारें आई। तो 1990 से पहले तक केंद्र में एक ही दल का प्रभुत्व था। ठीक है, आपको पता है कि क्या था, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, या कहें कि कोई और पार्टी उस समय पर थी ही नहीं ऑफिशियल पार्टी जिसको जो उसका विरोध कर सके या जो उसके अपोजिशन में हो। ठीक है, बाद में छोटी छोटी पार्टियां बनना, क्षेत्रीय पार्टियां बनना शुरू हुआ, लेकिन शुरू में सिर्फ एक ही पार्टी थी, आपकी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, मतलब समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह थे, लेकिन उतने बड़े स्तर पर ये पार्टीज नहीं थी। अगर बड़े स्तर पर बात की जाए, जनता के भरोसे की बात की जाए, तो एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, जो पूरे भारत में फैली हुई थी। ठीक है, तो उस पार्टी ने क्या किया था, हमारी आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था, उसका प्रतिनिधित्व किया था। तो हमें लगा कि यही जो पार्टी है वो क्या है, हमारे लिए अच्छा सोच सकती है, क्योंकि इसने हमें आजाद कराया, तो अब सब कुछ यही करेगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1990 तक सिर्फ कांग्रेस का प्रभुत्व देखने को मिला। ठीक है, बीच में कभी और सरकारें बनी। ठीक है, कभी बीच में बीजेपी की सरकार बनी या किसी अलग पार्टी की सरकार बनी, गठबंधन की सरकारें बनी, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रॉपरली वो ज्यादा दिन चल नहीं पाई, कुछ महीने चली और उसके बाद वो गिर गई। ठीक है, कोई भी कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाया। तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो हम 1990 तक ये कह सकते हैं कि किसकी सरकार थी, आपकी कांग्रेस की सरकार थी, एक दल का प्रभुत्व रहता था, जिससे कई बार राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता था। इसका रीजन, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती थी। अब जब क्या होता है कि केंद्र में भी सेम सरकार हो, सेम गवर्नमेंट हो, और राज्य में भी सेम गवर्नमेंट हो, तो ऐसी स्थिति में ना कंफ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है वो एक ही विचारधारा की होती है। तो जो केंद्र सरकार कहती है, राज्य सरकार उसको मान लेती है। लेकिन कंफ्लिक्ट कब होता है, जब राज्य सरकार अलग पार्टी की हो और जो आपकी केंद्र सरकारें हो वो अलग पार्टी से आती हो। ठीक है, अलग दल से आती हो, तो ऐसी स्थिति में कंफ्लिक्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में जब कंफ्लिक्ट होता है तो फिर क्या होता है, फिर जब केंद्र पावरफुल होता है तो केंद्र क्या करता है, राज्य सरकारों को बर्खास्त कर देता है। और 1990 से पहले, 1990 से पहले काफी बार ऐसा हुआ भी है। ठीक है, कांग्रेस ने बहुत सारी पार्टीज को, राज्य सरकारों को क्या किया है, बर्खास्त किया है, गिराया है। ठीक है, लेकिन बाद में इसमें चेंजेस किए गए और बाद में चेंजेस करके ये मॉडिफाई किया गया, ये संशोधन हुआ कि संविधान में, कि भाई इतनी आसानी से राज्य सरकारों को गिराया नहीं जा सकता जब तक कोई वैलिड रीजन ना हो। ठीक है, तो 1990 के दशक के बाद गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली और कांग्रेस के पास भी अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं था। ठीक है, अच्छा प्रतिनिधि भी नहीं था, कोई लीडर नहीं था उनके पास, कोई फेस नहीं था जिसको वो खड़ा कर सके। और सरकारें, मतलब लोगों में भी थोड़ी जागरूकता आ गई थी। अब उनको थोड़ा समझ आने लगा था कि एक ही पार्टी को बार बार चूज नहीं करना, जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय दल जो है वो उभरे और क्षेत्रीय दलों ने मिलकर, ठीक है, क्षेत्रीय दलों ने मिलकर क्या बनाई, गठबंधन सरकारें यहाँ पर बनाने में, सरकार बनाने में हेल्प करी। क्योंकि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिली, तो स्पष्ट बहुमत नहीं मिली तो गठबंधन करना पड़ा और गठबंधन करके सरकारें बनी। उस समय पर दो गठबंधन थे और वो आज भी हैं। ठीक है, एक यूपीए और एक एनडीए। ठीक है, यूपीए और एनडीए। एनडीए आपका जो ये वाला है, जो अभी भाजपा के साथ जो गठबंधन है वो एनडीए है, और यूपीए कांग्रेस वाला, उसके साथ जो भी क्षेत्रीय पार्टियां जुड़ी वो यूपीए थी। ठीक है, तो गठबंधन सरकारों का दौर 1990 के बाद शुरू हुआ। केंद्र सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों की मदद जरूरी हो गई, जिससे राज्यों को का सम्मान और स्वायत्ता बढ़ी। ठीक है, इससे क्या होता है कि केंद्र सरकार में पार्टी बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों की जरूरत बढ़ने लगी। मतलब हमें जरूरत थी, क्योंकि किसी को नहीं मिल रही थी स्पष्ट बहुमत, तो फिर पार्टी तो बनानी है ना, तो इसीलिए क्षेत्रीय दलों की मदद ली गई, सहायता ली गई, और यहाँ पर राज्य सरकारों को थोड़ा सा सम्मान और स्वायत्ता मिलने लगी, उनकी स्वायत्ता बढ़ने लगी। ठीक है, अब बात करें भारत में विकेंद्रीकरण, जो है तीसरा स्तर। ठीक है, भारत में विकेंद्रीकरण, देखिए लास्ट टॉपिक है क्या, नहीं, ठीक है, तो भारत में विकेंद्रीकरण है और उसके बाद एक बड़ा सा टॉपिक है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको नेक्स्ट पार्ट में ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक और टॉपिक रहता है उसके बाद, ग्राम पंचायत वगैरह ये सब। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को अभी के लिए यहीं पर खत्म करते हैं, इस पार्ट को। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। ऐसा ही कंटेंट पाने के लिए और ऐसी अच्छी, मतलब
क्वालिटी कंटेंट के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।